देखिए, प्रीलिम्स निकालना तब हमारे लिए आसान हो जाता है जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सही रणनीति बन पाती है और सही चीज़ों को हम पढ़ पाते हैं। जिस तरह के एग्जाम में डिमांड होती है उस तरह के हम सप्लाई दे पाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूं। और साथ ही साथ एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट और पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, इसकी वीडियो बन चुकी है, मैं आपको रीच करने वाला हूं जल्दी। ठीक है, तो ये मान के चलिए दीपावली के बाद से क्या हो सकता है, आज या कल से ही प्रारंभ हो जाए। ठीक है, तो आज और कल से ही एक तरीके से आपकी क्लासेज प्रारंभ हो जाएंगी जो प्रीलिम्स बूस्टर होंगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा पूरी क्लास को आप देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। यदि आपके कोई डाउट होंगे तो आप ज़रूर एक बार पूछिएगा। आपके डाउट्स का तुरंत मैं रिप्लाई करूँगा। जैसा कि बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि ताम्र पाषाण काल में महापाषाण के लोग महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे। कहने का मतलब है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे। पहला ऑप्शन ए है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, दूसरा ऑप्शन ए है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, और तीसरा ऑप्शन ए है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, और चौथा ऑप्शन ए है कि पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे कि बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। कहने का मतलब ये है कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्या करते थे, एक तरीके से दफनाते थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ताम्रपाषाण काल में क्या होता था, ताम्रपाषाण काल में लोग क्या करते थे, यानी कि महाराष्ट्र के लोग क्या करते थे कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करते थे, दफनाते थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर फर्श के नीचे दफनाते थे। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न रहा, बहुत ही प्यारा प्रश्न रहा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति। देखिए, प्राचीन भारत में क्या हुआ, वैज्ञानिक प्रगति भी हुई। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक तरीके से क्या हुआ कि केवल सामाजिक आर्थिक विकास ही हुआ, बल्कि अगर देखा जाए तो विज्ञान का भी कहीं ना कहीं विकास हमें देखने को मिला। जैसे औजारों को लेकर देखा जाए तो औजार का निर्माण हुआ, औजारों में कुल्हाड़ियों का निर्माण हुआ और तमाम तरह के औजारों का निर्माण हुआ। तो कहीं ना कहीं प्राचीन काल में ही एक तरीके से देखा जाए तो साइंस की प्रगति देखी जाती है भारत में। तो अब इसमें से देखा जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में या प्रथम सदी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शताब्दी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था और 5वीं सदी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात हो गया था। और चौथा ऑप्शन ये कहता है कि 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब देना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका जवाब अगर आप देना चाहें तो आप कैसे दे सकते हैं। देखिए, इसको आप एलिमिनेट मेथड से भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर तीसरी शताब्दी के आरंभ में मानव के शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हमारी जो बॉडी है इसके कुछ पार्ट को दूसरे के शरीर में प्रत्यारोपण करना। कहने का मतलब ये है कि उस पार्ट में दूसरे के शरीर में ट्रांसफ़र करना। ऐसा कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो एशियंट काल में इतना भी विज्ञान उच्च स्तर पर नहीं था कि जिससे अंगों का आदान प्रदान हो सके। जैसे वर्तमान में है तो एक बार आपकी किडनी दूसरे के किडनी लग से दूसरों को शेयर की जा सकती है, यानी ट्रांसफ़र की जा सकती है, प्रत्यारोपण किया जा सकता है। लेकिन उस समय इतना विज्ञान विकसित नहीं था। तो कहने का मतलब ये है, जब दूसरा यहाँ पर हमें गलत दिख रहा है तो हमें क्या कर देना चाहिए, जहाँ जहाँ पर दूसरा है उसको हमें गलत काट देना चाहिए। एक तो हम बात करते हैं यहाँ पर डी ऑप्शन को देख सकते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक तरीके से यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ए देख सकते हैं कि भाई ए वाला ऑप्शन भी कट गया। अब बात ये कर लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए। अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि भाई तीसरा और चौथा के बारे में। ठीक है, तीसरा और चौथा में अगर देखा जाए तो 5वीं सदी ईस्वी में कोण की ज्या सिद्धांत भी ज्ञात था, सही लग रहा है। और 7वीं सदी में
चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत भी ज्ञात था, ये भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब पता चल रहा है। और प्रथम शताब्दी या प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के शल्य औजारों का उपयोग आम था। बिल्कुल शल्य औजारों का उपयोग आम था, यानी कि पहला भी सही है। तो इसका मतलब ये है कि जब पहला सही है तो बी ऑप्शन को भी काट देना चाहिए और सी ऑप्शन को हमें करेक्ट कर देना चाहिए। तो जैसे कि आप देखें कि यहाँ पर आईएएस का क्वेश्चन था और पूछा गया था आईएएस में, और ये देखिए यहाँ पर सही हो गया। अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न ये है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से कब से प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि कब से प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में और प्रोटो ऐतिहासिक काल में। अब इस तरह के प्रश्न आपको तब सही होंगे, आपके प्रश्न तब सही होंगे जब आपको फैक्ट पता होगा, क्योंकि बिना फैक्ट के ऐसे प्रश्न को सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला विल बी राइट दोस्तों, यानी कि पहला सही हो जाएगा कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कब से हुई? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार, यानी कि खुदाई करने के अनुसार अगर देखा जाए तो जो हमें साक्ष्य मिले हुए हैं, जब हमने एक तरीके से खुदाई वगैरह किया तो हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जब खुदाई किया तो उसे कब से पता चला कि पशुपालन प्रारंभ हो चुका था? निचले पूर्व पाषाण काल में और मध्य पूर्व पाषाण काल में और ऊपरी पूर्व पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में। देखिए पीसीएस का पेपर है, पीसीएस के मेंस के पहले जब ऑप्शनल में होता था पीसीएस का पेपर, तब ये प्रश्न पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। अब जो पीसीएस के मेंस में पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हो सकता है आईएएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया? ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति में, उच्च पुरापाषाण संस्कृति में और हड़प्पा संस्कृति में। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, क्योंकि मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को ही क्या कहा गया? फलक संस्कृति कहा गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। देखिए आप भले ही यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन के साथ तुरंत आंसर बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सोच यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए पूरी क्लास को देखते चलिए। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ था? यानी कि कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? पहला ऑप्शन ये है कि चौपानी मांडो से, सराय नहर से और लेखैया से और लंघनाच से। तो इसका भी आंसर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। वैसे मध्य पाषाण, अच्छा नवपाषाण के बारे में बात करते हैं तो सराय नहर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाता है चौपानी मांडो। जैसे कि लोथल से भी धान का साक्ष्य मिला हुआ है और कोल्डीवा से अगर देखा जाए तो मिला हुआ है, तो यहाँ पर कोल्डीवा नहीं है ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो रहा है। प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। पहला ऑप्शन ये है कि निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से और मध्य पाषाण काल से, ठीक है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न कई बार हमारे गलत हो जाते हैं, लेकिन अब उतना ज़्यादा इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी हमें एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अगर प्रश्न आएंगे तो प्रीवियस ईयर से ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन आ सकता है, सराय नहर मैदाह संबंधित है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सराय नहर मैदाह संबंधित है विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से और गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से और गंगा घाटी के नव पाषाण संस्कृति से। जवाब दीजिए इसका अगर आ रहा हो तो गंगा घाटी। देखिए सराय नहर के बारे में बात करते हैं तो सराय नहर और मैदाह के बारे में बात करते हैं तो गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से इसका संबंध रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दक्षिण भारत के बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है। दक्षिण भारत के बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, लौह काल से।
दक्षिण भारत में बृहद पाषाण काल मतलब कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से पाषाण काल समाधियाँ का मतलब ये हो जाता है पत्थरों से ढक दिया जाता था। अगर जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके शरीर को दफनाने के बजाय क्या किया जाता था, चारों तरफ पत्थरों से उसे ढक दिया जाता था, ठीक है, ताकि उसके जो एक तरीके से शव है उसको कोई जानवर ना उठा ले जाए। तो दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ जो स्थित संबंधित है वो है लौह काल से है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में, पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। एक एग्जाम में आपके और हमारे पूछा जा सकता है, कहने का मतलब ये है कि हमारे एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, तो इस बात को थोड़ा से सीरियस लीजिएगा, गंभीरतापूर्वक समझते चलिए। वह कोर उपकरण का प्रयोग करता था और वह पशुपालक था। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। यहाँ पर ये पूछा जा रहा पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में आपको बताना है। पूर्व पाषाण काल का मतलब ये हो जाता है कि पाषाण काल के पहले के काल के बारे में। पाषाण काल का मतलब क्या हो जाता है, पत्थरों के काल के बारे में, जब मानव ने पत्थरों से सारा काम करना शुरू कर दिया था, जैसे औजारों का निर्माण और तमाम तरह की चीज़ों का करने का काम शुरू कर दिया था, तब मानव क्या करता था, तब के पहले की कहानी ये पूछा जा रहा है कि पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होना चाहिए। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ना कि पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न ये है कि बृहद पाषाण मतलब ज़्यादा जो लंबे, मतलब एक तरीके से कहते हैं वो ज़्यादा उच्च स्तर तक कह सकते हैं, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कब की गई। सन्यासी गुफाओं से हमें पता चला, मृतक को दफनाने के स्थानों से हमें पता चला, और मंदिर के रूप में पता चला, और उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हमने आपको बताया था बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान तब की गई जब मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में यूज किया जाता था। जैसे कि अब जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो वहाँ पर क्या किया जाता था, चारों तरफ पत्थर लगा दिए जाते थे, ठीक है, तो एक स्मारक के रूप में भी वो काम करता था। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं। अब देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस में फिर से आ रहे हैं, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं। पूर्व पाषाण, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह पाषाण काल, लौह काल। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं, अभी हमने बताया ही था, तो एक तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राख का टीला के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। बुधिहाल, संगुनकल्लू और कोल्डीवा और ब्रह्मगिरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में या हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जल्दी से इसका आंसर से साझा करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संगनकल्लू। तो राख का टीला के बारे में बात करते हैं तो किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है, संगनकल्लू से। राख टीले की किस क्षेत्र की नव पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तरी विंध्य क्षेत्र से और कश्मीर घाटी से। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से, इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी हमने बताया भी था। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, मतलब पाषाण काल के पहले मानव का धंधा क्या हुआ करता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूर्व पाषाण काल, जब मानव का पत्थरों के पहले के काल के समय में मानव का मुख्य धंधा क्या था, जो कि आप जानते हैं शिकार खेलना इसका मुख्य काम था। क्या था, शिकार खेलना इसका मुख्य काम था, इस बात को इनके मुख्य काम थे। नेक्स्ट बात करते हैं सिंघवाल एक पूरा स्थल है। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति और मध्य पाषाण संस्कृति। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो सिंघवल एक पूरा स्थल है, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए कम से कम क्वेश्चन को देखते चलिए, बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि इसका आंसर तुरंत बता दिया जा रहा है, हम तुक्का लगाते। देखिए तुक्का उक्का से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं कहूँगा कि आप पहले देखते चलिए, सारी बातों को अच्छे समझते चलिए, तब आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे एक तरीके से कि केवल और केवल हम जब एग्जाम में बैठेंगे तभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व तो आप वहाँ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या आपका सही होगा मायने ही रखता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति कि इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। संस्कृत के क्षेत्र का विस्तार, संस्कृत के आकार का, संस्कृत के स्वरूप का और संस्कृत के काल मापन का।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अल्मोड़ा के निकट लखुआ ओडार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं? तो ऑप्शन ए है कि वैदिक काल से, कुषाण काल से और पाषाण काल से और चंद काल से। इसका आंसर बताइएगा जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा पाषाण काल से हो जाएगा कि अल्मोड़ा के निकट लखू ओडार पर लाल रंग की उकेरी गई जो मानव की आकृतियां मिली हैं वो है पाषाण काल से। नेक्स्ट बात करते हैं पाषाण काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि था, शिकार था। ठीक है, इसका आंसर बताना चाहें बता सकते हैं। इसमें का क्वेश्चन ही पूरा कट गया है, छोड़ देते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पाषाण युग को, ओल्ड स्टोन एज को, नव पाषाण और ताम्र पाषाण युग को और लौह युग को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चालकोलिथिक युग उसे कहा जाता है जो ताम्र पाषाण युग यानी कॉपर एज होता है, उसे क्या कहा गया है? ये बीपीएससी में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? बाघ की गुफाएं में, उदयगिरी में, सोनगिरी में और भीमबेटका में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं भीमबेटका में। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? गगरिया, भीमबेटका, लेखैया, आदमगढ़। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब देना चाहें दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है? भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। देखिए, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे कर कर रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से हमें पता चलता है। और कहाँ? बिहार, कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान। ठीक है, तो ये हमें जानकारी जो मिलती है वो कश्मीर से मिलती है कि लोग ज़मीन के अंदर गड्ढे बनाकर भी रहते थे। बहुत सारे लोगों को आज पहली बार बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होंगी। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बुर्जहोम, गुफ्रकाल और कुचई और मगढ़ा और नीचे के कूट दिए गए कथनों का बताना है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, कुचई और मगढ़ा बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। गर्त निवासों के बारे में बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब बुर्जहोम और गुफ्काल यहाँ से संबंधित है। मानव सावधान के कुत्ते का दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ? जो कि हम जानते ही हैं बुर्जहोम से मिला हुआ है, ये पहले से ही सभी को पता है। नेक्स्ट बात करते हैं गर्त निवास में किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? यहाँ पर ये ऑप्शन बताया जा सकता है। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति, मध्य और बलूचिस्तान, कश्मीर घाटी। अभी हमने इस पर बात किया था। आप देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो है आपका नवपाषाण काल। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है? या एक तरीके से कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि ब्रह्मगिरी, दूसरा ऑप्शन बुर्जहोम, तीसरा कहता है चिराद, चौथा कहता है मास्की। अभी इसके प्रश्न के बारे में हमने सॉल्व किया था, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम हो जाएगा, अभी हमने देखा था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है? तो वो तो हम जानते ही हैं पहले बुर्जहोम से। अब देखिए इस तरह के प्रश्न 3-3 बार रिपीट हो रहे हैं कई जगह एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले ही हैं? बता दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मेहरगढ़ से अगर देखा जाए तो जौ की खेती का साक्ष्य और गेहूं की खेती का साक्ष्य मिला हुआ है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट बात करते हैं बुर्जहोम के नवपाषाणकालीन शवाधान के मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाए जाने की प्रथा मिली हुई है? तो है आपका कुत्ता है, जो कि आप जानते ही हैं पहले से ही। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल के पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो मेहरगढ़ से, कालीबंगा से और लोथल से, कोटदीजी से। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए इसका। अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। बहुत सारे छात्र इसका तुरंत जवाब दे ले रहे हैं क्योंकि उन्हें पता हो गया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको पता हो गया मेहरगढ़ से ही ये संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी, चिराज से, मेहरगढ़ से और बुरजहोम से। देखिए यहाँ पर मेहरगढ़ से, फिर आप देख सकते हैं अगर इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप सोचिए एक बार कि कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके आप अपने एग्जाम में, मतलब कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा या कितनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरी, बुरजहोम से और मेहरगढ़ से और कोटदीवा से। बिल्कुल हमें पता ही है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अगर कहीं से मिले हैं तो मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। बड़ा ही कठिन प्रश्न है। ठीक है, तो प्राचीनतम पालतू भैंस का कहाँ से प्राप्त हुआ है, पहली बार मैं भी देख रहा हूँ। धौलावीरा, मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेहरगढ़ के बारे में बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद और कालीबंगा और मेहरगढ़। बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेहरगढ़ से ही होगा क्योंकि अभी हमने देखा था कि यहाँ से एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ। देखिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि गंगा घाटी में धान की खेती का साक्ष्य पूछा जा रहा है तो लहुरा देव लगाना है। ठीक है, तो लहुरा देव आपको लगाना है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है लहुरा देव। और देखिए मेहरगढ़ में दोनों में अंतर है। मेहरगढ़ में अभी हमने आपको बताया था, याद करिए, हमने आपको बताया था प्राचीनतम कृषि के प्रमाण, और उसमें भी हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने गेहूं और जौ के बारे में बताया था। ये देख सकते हैं आप, गेहूं और जौ के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक, और वहाँ पूछा जा रहा है धान से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो धान से रिलेटेड अगर पूछा जा रहा है तो लहुरा देव यहाँ पर सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मध्य पाषाण प्रसंग में, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालक के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं, वह स्थान कौन सा है। लंगनाज और भीरानपुर, आदमगढ़ और चौपानी मांडो। तो इसका आंसर हो जाएगा आदमगढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कश्मीर से, उत्तरी बिहार से, महाकौशल से और विंध्य क्षेत्र से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। वैसे इसका आंसर आप बता सकते हैं बेलन घाटी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी, पहला ऑप्शन ए है जो कि महाराष्ट्र में है। अब जैसे गोदावरी घाटी महाराष्ट्र में आपको पहली बार अब एक तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है। नर्मदा घाटी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में, ये भी मिलान करने के लिए दिया जाता है। सोन घाटी ये भी मध्य प्रदेश में है। बेलन घाटी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो आप जैसे कि कुछ विकल्प होते हैं उससे हमें नई जानकारियाँ भी मिल जाती हैं, उसको भी हमें कलेक्ट करते चलना चाहिए। जैसे गोदावरी घाटी आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है तो महाराष्ट्र के साथ आप मिला दीजिएगा। नर्मदा घाटी और सोन घाटी के बारे में पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश से आप मिला दीजिएगा। और बेलन घाटी को तो आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो बेलन घाटी से प्राप्त हुई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। मतलब एक क्रम में ये चीज़ें मिली हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर देखने को आपको मिलेंगे तो वो मिलेंगे आपको बेलन घाटी से। बेलन घाटी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, अभी हमने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक काल का प्राचीनतम जीवाश्म, भारत में प्रागैतिहासिक काल का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला हुआ है। भीमबेटका, हाथनोरा और सरायनहर और दमदमा। अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। हाथनोरा याद रखिएगा। भारत में प्रागैतिहासिक काल मानव का प्राचीनतम जीवाश्म यानी कि अवशेष कहाँ से मिला हुआ है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि भारत में प्रागैतिहासिक काल के समय में मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिला हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है हाथनोरा से। ठीक है, देखिए यहाँ पर पीसीएस से क्वेश्चन, एमपी पीसीएस कई जगह से पूछा गया।
नेक्स्ट बात करते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं था, चावल था, जौ था, बाजरा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर, बघोर और वीरभानपुर और मैदाहा। जैसे कि बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मैदाहा सही हो जाएगा कि मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं वो मैदाहा से। नेक्स्ट बात करते हैं होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक तरीके से इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा घाटी में हाथनोरा। नेक्स्ट बात करते हैं हड्डी से निर्मित आभूषण। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं सराय नहर से, मैदाहा से और लेखैया से, चौपानी मांडो से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चौपानी मांडो से इसका आंसर सही हो जाएगा, मैदाहा से सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए? चौपानी मांडो से और कोकरिया से और मैदाहा से और एक तरीके से सराय नहर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैदाहा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मैदाहा से प्राप्त हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न हमारे समक्ष है, क्या है चलिए देखते हैं। एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले हुए हैं सराय नहर से, दमदमा से और मैदाहा से और लंगनाज से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, दमदमा से मिले हुए हैं। तो एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले हुए हैं, कहाँ से मिले हुए हैं? दमदमा से। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालपी सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दधेरी एक पार्वती हड़प्पीय पुरा स्थल है। एंड क्वेश्चन ए है, ऑप्शन ए है कि जम्मू का और पंजाब का और हरियाणा का और उत्तर प्रदेश का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। दधेरी एक पार्वती हड़प्पीय पुरा स्थल है, वो बी यानी पंजाब। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखैया हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव के कंकाल मिले हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गौरिक मृदभांड पात्र यानी ओसीपी का नामकरण हुआ। ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। हस्तिनापुर और अहिक्षेत्र में और नोह में और लाल किला में। तो इसका आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर सही हो जाएगा। नवदा टोली के बारे में बात करते हैं, किस राज्य में अवस्थित है? ये भी एग्जाम में पूछा ही गया है और ये तो आईएएस के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नवदा टोली की बात करते हैं तो ये किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सूची 1 और 2 को मिलान करना है हमें। जैसे कि कहा गया है कि इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का एक बुर्ज होम सबसे सघन वितरण है। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत मांडो, 2 आहार और आभूषणों का अप्रत्याशित भंडार मिला हुआ है। कश्मीर के इस नवपाषाण युगीन स्थल से 3 कुनाल आरंभिक हड़प्पा के संपर्क से साक्ष्य मिले हुए हैं। इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्र युगीन 4 घग्घर हाथखड़ा से ये मिले हुए हैं। थोड़ा से क्वेश्चन बड़ा है और आईएएस का क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि काफ़ी चीज़ें थोड़ा से मुझे लग रहा है ऊपर नीचे कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको हम देखते हैं। देखिए, इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का एक बुर्ज होम मिला हुआ जो सबसे सघन वितरण है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों, आहार तथा आभूषणों का अप्रत्याशित भंडार मिला। थोड़ा से क्वेश्चन अलग है, ठीक है। और कश्मीर के इस नवपाषाण में 3 कुनाल आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले। थोड़ा से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एरर मुझे लग रहा है, फिर भी इसके आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ये हो जाना चाहिए, बाकी देखेंगे फिर आगे। नेक्स्ट बात करते हैं इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जैसे कि बात करते हैं इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जैसे अब देखिए,
इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र हम नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है हमें। पूरा पाषाण कच्चे व पक्के मकान, मध्य पाषाण काल नदी तट आवास और नव पाषाण काल शालाश्रय, और यहाँ पर नव ताम्र पाषाण गर्त आवास। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में एक बार मिलान कर लीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो सूची 1 और 2 को मिलान करना है यहाँ पर आपको ये बताना, हमें ये बताना है कि हाँ, हड़प्पा 1 गोदावरी और हड़प्पा 2, मतलब पहला ऑप्शन ये है हड़प्पा के साथ क्या गोदावरी सेट होगा, और हस्तिनापुर क्या रावी नदी के तट पर है, और नागार्जुन कोंडा क्या गंगा नदी, और पैठन क्या कृष्णा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सही हो जाएगा, यानी कि बी सही हो जाएगा। तो 2 3 4 1 हो जाएगा। तो 1 के साथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा से, तो जैसा कि देखते हैं यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ए देखिए ABCD है, और यहाँ पर इसके साथ ABCD इधर इसके साथ है, तो ABCD इसके साथ। अब देखिए ए के साथ क्या है, बी, ए के साथ दूसरा है, ए देख सकते हैं, फिर बी के साथ यहाँ पर तीसरा है, बी के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरा को मिलान कर देना होगा। फिर यहाँ देखिए चौथा, सी के साथ चौथा है, तो सी के साथ हमें नागार्जुन गोंडा की बात करते हैं कृष्णा नदी के तट पर, और फिर 1 के साथ क्या हो जाएगा, हाँ डी के साथ पहला हो जाएगा, तो डी के साथ गोदावरी, पैठन जो होगा वो गोदावरी के साथ, ठीक है। तो इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कायथा कर्नाटक, चिराद बिहार, और पांडु राजा डिभरी बंगाल, और दामदाबाद महाराष्ट्र। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर कायथा जो है वो सम्मिलित नहीं है, कर्नाटक में नहीं है वो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से दर्शनीय स्थलों को सुमेलित कीजिए। उदयगिरी, प्रागैतिहासिक चित्रशैल, और भीमबेटका शिलाओं को उत्खनित गरगड़ी और मूर्तियों के स्तंभ के बारे में, बांधवगढ़ रामकथा से जुड़ी तीर्थस्थल है, और चित्रकूट राष्ट्रीय उद्यान कूट से संबंधित है। जवाब इसका दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। जैसे कि अब फिर से यहाँ पर देखना पड़ेगा, ए के साथ दूसरा सही है, ये देखिए यहाँ पर ABCD है, तो ए के साथ दूसरा सही है। तो उदयगिरी जो है, उदयगिरी किसके साथ संबंध रख रहा है, तो शिलाओं को उत्खनित कर गढ़ी गई मूर्तियों यानी स्तंभ बनाया गया। तो उदयगिरी में देखा जाए शिलाओं को उत्खनित कर क्या कर दिया गया, मूर्तियों को गढ़कर बनाया गया या स्तंभ बनाए गए। फिर बी का जो है पहले से संबंध है, तो बी यानी कि जो भीमबेटका है वो प्रागैतिहासिक शैलचित्र या शिलाचित्र से संबंधित है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए सी का चौथे के साथ संबंध है। सी जो है वो एक तरीके से बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान, ए यहाँ पर सही हो जाएगा बिल्कुल। फिर डी की बात करते हैं, वो तीसरे के साथ संबंध है, तो रामकथा से जुड़ा तीर्थस्थल है चित्रकूट, जो कि हम जानते ही हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, इसको हमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना चाहिए था और हमारा सही हो जाता। जैसे चित्रकूट के बारे में तो हम जानते ही थे, तो चित्रकूट के बारे में हमारा तीसरा सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डी का तीसरा, डी के साथ जहाँ पर भी तीसरा हो वो देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें ABCD है, और यहाँ पर कहीं पर भी ABCD के साथ तीसरा यहाँ पर 2 जगह है, एक तो ए है एक तो ए, यानी कि ए और ए गलत कर देते हैं। अब यहाँ पर बांधवगढ़ के बारे में बात करते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान सी के साथ चौथा, तो सी के साथ चौथा अगर कहीं पर है तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर सी के साथ चौथा है दोस्तों, तो यहाँ पर सही नहीं है, तो तीसरा ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर चौथा सही हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए था और सही हो जाता। नेक्स्ट बात करते हैं प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, और कारण में ये कहा गया है कि स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास उपयोग हो, ठीक है। तो इसका भी आंसर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, यानी कि एक तरीके से इसका क्लियरिफिकेशन दे रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करती हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अब प्रश्न देखिए थोड़ा सा कठिन है। अब नेम 1 और 2 के साथ मिलान करना है, मुझे लगता है इसको छोड़ देना चाहिए, बहुत परेशान करेगा अभी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगी विभाजन किया गया था। थॉमसन ने, लुब्बाक ने और टेलर ने और चाइल्ड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमसन ने, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं। तक्षशिला, अंतर्जी खेड़ा और कौशाम्बी, हस्तिनापुर। बिल्कुल इसका आंसर बी सही हो जाएगा कि भारत के किस स्थल से खुदाई के लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं, वो है अंतर्जी खेड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रुस को कब मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1863 सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में प्रथम पुरा स्तर युगीन औजार की खोज की गई थी, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला है, और किसकी श्रेय किसे जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आरवी बुट। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रुस थे। वे थे भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातात्विक और पुरा वनस्पति शास्त्र और इतिहासकार। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न कौन सा हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं निम्नलिखित में से भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, जो कि हम पहले से ही जानते हैं, एक कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग को अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर। चलिए बाकी चीज़ें हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और ये मान के चलिए इसको जल्दी से हम ख़त्म कर देंगे, 3 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज कल परसों कह सकते हैं कि ये दीपावली ख़त्म होते होते मैं इसको ख़त्म करके आपको दे दूंगा, ताकि आप आराम से इसको रिवीजन करते चलिए। बाकी ये मान के चलिए इतिहास के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आधुनिक भारत के भी टेस्ट सीरीज़ चालू कर देता हूँ, ताकि टेस्ट सीरीज़ भी चलते रहे, और सभी विषयों को जैसे भी हो सकता है करते चलेंगे। और एनवायरनमेंट की वीडियो बन चुकी है, उसकी वीडियो अपलोड करना है अब, और हिस्ट्री की वीडियो पॉलिटी की वीडियो बन रही है। ठीक है, तो उसकी भी वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि अब अपलोड करना शुरू कर दूँ। बाकी चीज़ें जो है आप करते चलिए, और कोशिश तो यही की जाती है, लेकिन थोड़ा से सपोर्ट कम मिल पाता है। आप लोग सोचते होंगे कि क्लास क्यों बंद कर दी जाती है, उसके पीछे का मूल कारण है सब्सक्राइबर का ना बढ़ना। ठीक है, जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ती हैं तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है, मेन बात तो ये है। और जब मोटिवेशन नहीं मिलता तो फिर थोड़ा से काम करने की इच्छा कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल इसलिए कम हो जाता है कि एक तरीके से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, सपोर्ट में लोग कम आते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं फिर क्या होता है कि मन थोड़ा से कम हो जाता है, मनोबल गिर जाता है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं थोड़ा से, कम से कम 2-2, 4-4 लोग भी सब्सक्राइब करते रहते हैं, तब भी एक तरीके से ये हो कि चलो ठीक है हम थोड़ा से आगे तो जा रहे हैं। लेकिन देखिए पिछले कितने दिनों से क्या हो रहा है कि सब्सक्राइबर सिर्फ उतने पर ही रुके हुए हैं। ठीक है, हमने इतनी वीडियो डाल दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने इतनी सारी वीडियो डालने के बाद भी हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता आखिर कमी क्या है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ फिर भी लोग सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, अगर आप लोगों के मन में थोड़ा सा भी हमारे प्रति इज्जत या संवेदनशीलता हो तो थोड़ा सा सहयोग कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।